वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी का मॉडल पेपर 2 है संजीव डेस्वर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा पहला सवाल है बच्चों, बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल हमसे 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। चलो देखते हैं। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो बच्चों ये पत्रकार प्रभाष जोशी के द्वारा कहा गया था। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई थी? तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा वेब दुनिया के साथ। अनिल ने सुशील से कहा तुम बेल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त बेल कौन सी शक्ति है? तो बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारा लक्षणा। जेते तुम तारे नभ के तारे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है। तो बच्चों प्रेम के पागलपन में विषाद का। अगला है सब घर एक कर देने के मानो पंक्ति का आशय है। तो यहाँ पर है बच्चे खेल में सब घरों को एक मेक कर देते हैं। दूत कहो अवधूत कहो राजपूतू कहो जोल्हा कहो कोऊ पंक्ति में अवधूत शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों यहाँ पर होगा वीत राग सन्यासी का। अगला है लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब झड़ गए? तो बच्चों गांव की सीमा में पहुंचते ही। मन खाली होने से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों मन खाली होने से तात्पर्य है मन में कोई लक्ष्य न हो। शीर्ष के पुराने फूलों की अधिकतर लुप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा उन्हें तकिया कर बाहर निकालते हैं। पंक्ति में लेखक ने किसका व्यंग्य कहा है? तो बच्चों यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, साहित्यकार पर, समाज पर और राजनीति पर। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों उसमें? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर द। जीवन शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को कौन स्वीकार कर लेता है? तो बच्चों जाति प्रथा के पोषक। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कही गई है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर द ए और ब, यानी हाशिए पर धकेले जाने वाले मानवीय मूल्य और पीढ़ी का अंतराल। बौद्ध सपूत कहा गया है, यानी बौद्ध सपूत किसे कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। सारे गांव में सबसे पहले दादा का कोल्हू शुरू क्यों होता था? तो बच्चों इसका आंसर होगा गुड़ का भाव ज्यादा मिलना चाहिए। अतीत में दबे पांव पाठ में सभ्यता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के बारे में कहा गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू क्या चाहते थे? तो बच्चों वो सभी चाहते थे लोग उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माने, बच्चे मेरा आदर करें और कोई भी कार्य मेरी सलाह से करे, यानी उपयुक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर टोटल हमें 6 खाली स्थान पूछे जाएंगे। हमें उनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पर उसको व्याकरण कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? व्याकरण। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तो वह शक्ति कहलाती है। तो बच्चों लक्षणा शक्ति, दूसरे का आंसर होगा लक्षणा शक्ति। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर विरोधाभास क्या हो जाएगा बच्चों? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पार्शियली शब्द का हिंदी अर्थ होगा? तो बच्चों पार्शियली यानी पक्षपात होता है। अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। अगला है वसीयत शब्द का अंग्रेजी में अर्थ क्या होगा? तो बच्चों बेकिस्ट होगा, BEUUEST। क्या होगा बच्चों? बेकिस्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ज्ञान राशि के संचित कोष को ही नाम साहित्य है, यानी ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपदा, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। जाति विशेष के
उत्कर्षाकर्षक का उसके उच्चनीय भावों, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों पर प्रतिबिंब देखने की यदि किसी मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में ही मिल सकता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता तथा सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जातियों की समता तथा सजीवता यदि किसी प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति इस समय कितनी या कैसी है और भूतकाल में कैसी रही थी। तो बच्चों यहाँ पर एक हमें साहित्य के ऊपर एक गद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो बच्चों इसका शीर्षक होगा साहित्य का महत्व। निजी साहित्य से विहीन किसी भाषा की दशा कैसी होती है? तो निजी साहित्य से विहीन किसी भाषा की दशा रूपवती भिखारिन की तरह निंदनीय होती है। किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है? तो किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में उसके उत्कर्षाकर्षक या धार्मिक विचारों का एवं सामाजिक संगठन आदि का पता चलता है। साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? तो साहित्य सामाजिक शक्ति, सजीवता, निर्जीवता, सभ्यता और असभ्यता का एकमात्र निर्णायक होता है। साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है? साहित्य की तुलना आईने से करने का कारण साहित्य में जातियों की क्षमता एवं सजीवता प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोष को ही हम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक गद्यांश था। अब हमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल हमसे 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। ये अंतिम जब ध्यान में रखते देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान यह जप कर पूर्ण समय, आसन छोड़ना असीधी भर गए नयन दे, दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, तिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उदार पिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जनता दैन्य नहीं जनता, विनय कर गया भेद वह, मायावरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विदुग गति, अत चेतन राम में जगी समृद्धि हुए सजग पा भाव गमन, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंदिरित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुनश्चरण पूरा करता है देकर मात एक नयन। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों यहाँ पर राम की शक्ति पूजा होगा, यानी पद्यांश का उचित शीर्षक राम की शक्ति पूजा है। राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो बाल्यकाल में माता कौशल्या हमेशा श्री राम के नेत्र कमल के समान होने के कारण उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो राम युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के लिए मां शक्ति की आराधना कर रहे थे। मां शक्ति राम की परीक्षा लेने हेतु पूजार्थ रखे हुए कमल के पुष्प को चुरा लेती है। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। रावण ने उनकी प्रिय पत्नी का अपहरण कर लिया था, इसलिए दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था। दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहा है? तो मां शक्ति की उपासना पूर्ण करने हेतु कमल पुष्प की आवश्यकता थी, जिसे मां शक्ति ने परीक्षा हेतु चुरा लिया, इसलिए राम अपनी आंखों रूपी दो नील कमलों की बात कर रहे हैं। राम की पूजा शक्ति पूर्ण न होने पर क्या परिणाम निकला? तो राम की पूजा शक्ति पूर्ण न होने पर राम की प्रिय सीता का उद्धार नहीं होता, यानी इससे सीता का उद्धार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें बोला गया है हिंदी प्रिंट माध्यम की हिंदी दो कमियों को समझाइए। तो प्रिंट माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है क्योंकि उसे अनपढ़ व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। मुद्रित माध्यम टेलीविजन एवं रेडियो की भांति तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता है। उसका मुद्रण की समय सीमा निश्चित होती है, इसलिए उसमें पुरानी खबरें छापी जाती है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है, उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रकृति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इस द्वंद्व पर आधारित है। यशोधर बाबू किशनदा के अनुसार भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, किंतु परिवारजन एवं अधीनस्थ कर्मचारी पाश्चात्य संस्कृति के पोषक हैं, इसलिए पूरी कहानी में यही द्वंद्व का पता चलता है।
सिंधु घाटी सभ्यता को जल सभ्यता कहा जा सकता है? कथन को स्पष्ट कीजिए। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 करीब कुएं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण जल संस्कृति भी कही जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, कवि के मन में किसकी याद और किसके कवि का प्रभाव पड़ता है? आत्म परिचय कविता में कवि ने प्रेम के मस्ती के साथ अवसाद भी व्यक्त किया है, क्योंकि कवि को यौवन काल में ही अपनी प्रियतमा का वियोग प्राप्त हुआ। उसकी यादों में ही कवि काव्य रचना में संलग्न हो गए। भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था? उसे हठी क्यों कहा गया? स्पष्ट कीजिए। तो भक्ति ने पति की असामयिक मृत्यु के बाद बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया था, परंतु कुछ समय बाद दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसे बड़े चिटोड़ के साले को पंचायत के गलत निर्णय के कारण दामाद मनाना पड़ा। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही और समय पर लगान न चुका पाने से जमींदार द्वारा अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ हठपूर्वक लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो खंड 6 है, जिसके अंदर हमें 12 से 14 यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 से 80 शब्दों में उनका आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, जाति प्रथा भारतीय समाज में भूखमरी बेरोजगारी का एक कारण है, कैसे बनती रही? श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा का प्रश्न है, कभी कभार बाजार में आवश्यकताओं ही शोषण का रूप धारण कर लेती है, इस पर अपने विचार सहमत है तो तर्क दीजिए। भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका जातिगत पृथक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यदि वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त हो तथा अपर्याप्त हो तो उसके सामने भूखमरी की स्थिति खड़ी हो जाती। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का भी एक प्रमुख कारण बनती रही है। जिसका अथवा का प्रश्न था, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। तो हम लेखक के इस मत से सहमत हैं। बाजार की शक्तियां अर्थात मांग अधिक और पूर्ति कम होने से व्यापार मूल्य वृद्धि कर देता है। इस तरह मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण तथा लूट पर उतर आते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में चीनी, प्याज, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी कम मिल रहे हैं। इसका मूल कारण लोगों की आवश्यकता या मांग की अधिकता है, जो शोषण का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पतंग कविता के काव्यगत सौंदर्य का प्रकाश डालिए। अथवा का प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता, करुणा के मुकुट्टे में छिपी क्रूरता की कविता। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। पतंग कविता में सुंदर बिंबों के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का प्रभावी चित्रण हुआ है। इस कविता में बिंबों की रंगीन दुनिया चारों तरफ व्याप्त है। यह ऐसी दुनिया है यहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, पतंग डोर के सहारे, बच्चे अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। बच्चों के भागते कदम डाल के लचीले वेग में समान है। इस तरह दृश्य चाक्षुष स्थिर, गतिशील और श्रव्य बिंब प्रस्तुत करते हैं। अथवा का प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता में संचालक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है। वह उसकी दिव्यांगता बेचना चाहता है, अतः कार्यक्रम काफी रोचक बने इसलिए वह करुणा दिखाता है, परंतु उसकी करुणा एकदम बनावटी है, इसमें क्रूरता छिपी हुई है। संचालक द्वारा बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछना उनकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदना रहित एवं क्रूरता वाले होते हैं। जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के संघर्ष की कहानी है। कथन को साधारण विवेचना कीजिए। अथवा का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा सक्षम समझ से अनुशासित सभ्यता थी। अतीत में दबे पांवों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जूझ पाठ के लेखक आनंद का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जिसने एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। बाल्यकाल में उसके पिता ने खेती के काम करवाने के उद्देश्य से उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। पढ़ाई के प्रति लगन के कारण माँ एवं दत्ताजी राव की सहायता से पुनः पाठशाला में प्रवेश पाने का संघर्ष किया। वहां पर भी साथियों ने उसे परेशान किया, फिर भी एकाग्रता एवं धैर्य से संघर्ष
करते हुए सभी अध्यापकों का चहेता बन गया। सभी कार्य के साथ विद्याध्ययन एवं साहित्य सर्जन का कार्य संघर्ष के साथ कवि बन गए। अथवा का प्रश्न था, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा आपसी समझ से अनुशासित थी, क्योंकि सभ्यता के अंतर्गत वहां पर हथियार नहीं मिले। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि वहां राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी जिसके पास अनुशासन रखने के लिए सेना होती थी। वहां की अनुशासन व्यवस्था समाज के आपसी समझाइश पर ही आधारित थी। समाज द्वारा ही अनुशासन बनाए रखा जा सकता था। इस कारण वहां की नगर नियोजन व्यवस्था अत्यधिक अनुशासित थी। बसावट एवं रहन सहन काला सौंदर्य के अनुसार ही था। क्वेश्चन नंबर 13, कवि आलोक धनवा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर टिप्पणी कीजिए। धर्मवीर भारती का लेखन परिचय दीजिए। तो कवि आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1998 में प्रकाशित हुआ। इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रहती है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद भी कवि आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। उन्हें राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अथवा का प्रश्न था, धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 में हुआ। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे स्वावलंबी बने। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है। उन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारती जी का निधन 1997 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, काव्य संग्रह सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास अंधाधुंध, गीति नाट्य, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य निबंध संग्रह। राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति विषय पर फीचर लिखिए अथवा घटते संयुक्त परिवार बढ़ते खतरे विषय पर आलेख लिखिए। तो बच्चों, राष्ट्रीय पुरस्कार में राजनीति, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न एवं खेल संबंधी विविध पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के लिए योग्यता के मानदंड निर्धारित है, परंतु राजनीति इनमें भी चलती है। किसी को मरणोपरांत भी विशिष्ट पुरस्कार विलंब से दिए जाते हैं और किसी को तुरंत दिए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मेजर ध्यानचंद जैसे प्रतिष्ठित लोग राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण में राजनीति के शिकार हुए हैं। इसी प्रकार अन्य कई लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों से उपेक्षित है। राजनीति के किस्सा स्वार्थी, अन्यायी रूप से असहनीय है। अगर राष्ट्रीय साहित्यिक और फिल्म पुरस्कारों में भी राजनीतिकरण होने लगा तो इनका रहा सहा महत्व भी जाता रहेगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्वायत्तता पर विचार किया जाना चाहिए। अगला है बच्चों यहाँ पर, घटते संयुक्त परिवार, बढ़ते खतरे। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो भारतीय समाज बहुत तेजी से अपनी मौलिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला रहा है। संयुक्त परिवार को जो कभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की नींव हुआ करते थे, आज पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और एकल परिवार का नया दौर सब दिखाई दे रहा है। घटते संयुक्त परिवार से सामाजिक परिवेश में अनेक खतरे बढ़ रहे हैं। भोगवादी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मानवीय संवेदना एवं भेदभाव घट रहा है। सहयोग, सहानुभूति, सामाजिकता एवं सह अस्तित्व की भावना लुप्त हो रही है। पिता पुत्र, सास बहू, दादा पोता आदि के संबंध कमजोर पड़ रहे हैं। इस तरह स्वार्थपरता की वृद्धि एवं पारिवारिक संगठन की हानि का खतरा बढ़ गया है। अगला सवाल है बच्चों, खंड 10, जिसके अंदर हमें निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अथवा था, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुखी छाया, जके दग्ध हृदय पर निर्दय विलंब की पलावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी की आशाओं से, न जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विलप के बादल। तो बच्चों इनकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलो अगला पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कवि कविता की यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो चिड़िया से लेकर
फूलों तक है। वाक्य कवि बताते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर। जिस प्रकार फूल अपने रंग रूप व खुशबू को लेकर खिलते हैं, फूलों का खिलना, उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति एवं अवस्था को बताते हैं। लेकिन कविता फूलों की तरह खिलती है तो घर उसकी तरह मुरझाते नहीं है। कविता अपने भावों के कारण, संदेश में प्रेरणा के कारण, अस्तित्व के कारण सदैव खिलती रही है और अपनी विशेषताओं की सुगंध फैलाती रही है। फूल कविता के खिलने का अर्थ नहीं जानता। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना अलग अलग है। कविता व फूल की तुलना प्रस्तुत की गई है। शांत रस व मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। सरल सहज बड़ी बालों की अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पद्यांश दिया गया था जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी थी। साथ ही दूसरा एक और दे रखा है अथवा के अंदर, उसको भी हम देख लेते हैं। उसका क्या होगी व्याख्या। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से प्रकाशित। कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नव जीवन व नव क्रांति के प्रतीक हैं। व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक बताते हुए नए जीवन का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे क्रांतिकारी बादल तुम वायु रूपी सागर के वक्षस्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले, सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। निर्दय विनाशकारी माया के समाज जो इच्छाएं पर इस संसार में पूरी तरह से प्लावित फैली है। तेरी युद्ध की नौका मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में नवजीवन की आशा लिए हुए अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। कवि का भाव है कि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादलों को नव निर्माण के रूप में पुकार रही है। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग प्रवर्तक के रूप में है। उनका बरसना गरजना नवजीवन की सृष्टि है। अगला है बच्चों, यहाँ पर विशेष की बात करें तो कवि ने बादलों की क्रांति का प्रतीक बताया। संसार के दुखी व निराला हृदय को बादलों की मूसलाधार वर्षा शांति सुख प्रदान करती है। शब्द बिंबों का प्रयोग, तत्सम प्रदान, ओजस्वी शब्दावली, लक्षणा व्यंजना का प्रयोग हुआ है। अगला है बच्चों जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देश की कितनी क्षति होती है, इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है उन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मूल्य भर पर पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। अथवा का है जेठ की जलती हुई धूप में जबकि धारित्री निर्धम अग्निकुंड बनी हुई है, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और अर्घवद की बात में धूल नहीं रहा है, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शीर्ष के साथ अर्घवद की तुलना नहीं की जा सकती है। वह 15-20 दिनों के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लय उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या है, 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़ दिन 10 फूला फली के खंड भया पलाश। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्करण से समरण काले मेघा पानी दे से लिया गया है। इसमें कवि ने पानी की बर्बादी पर आक्षेप किया है। लेखक धार्मिक मान्यताओं के नाम पर समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कितना नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। जब बच्चे इंद्र सेना का रूप धारण कर गांव भर में घूमकर स्वयं पर पानी डलवाते हैं, इस मान्यता के साथ ही ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करेंगे, तब लेखक का मन शुद्ध हो उठता है। पानी की भयंकर कमी के बावजूद लोग अपने पास बचाकर रख पानी ऐसे अंधविश्वासों की भेंट चढ़ा देते हैं। लेकिन इस बात पर नाराज होकर कहते हैं कि कौन इन्हें इंद्र की सेना कहता है। अगर ये सच में इंद्र की सेना होती और इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते, क्यों नहीं स्वयं के लिए पानी मांग लेते, क्यों घर घर घूमकर लोगों के घरों का पानी बर्बाद करवाते हैं। यह सब दिखावा है, मान्यता के नाम पर पाखंड है, अंधविश्वास है। लेखक मानते हैं कि भारत के लोग इन्हीं अंधविश्वासों और पाखंड के कारण अंग्रेजों से पीछे रह गए हैं, उनके गुलाम बन गए हैं। उनके अनुसार भारतीयों की बुद्धि पर तर्क की
तर्क की जगह अंधविश्वासों ने पकड़ रखी है, जो इनके पिछड़ने का एक कारण है। लेखक ने अंधविश्वासों व पाखंडों पर कटाक्ष करते हुए भारतीयों के पिछड़न का कारण बताया है। भाषा सरल एवं सहज एवं आवेगपूर्ण है। प्रस्तुत अवतरण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष के फूल निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने शिरीष के फूल की विशेषता बताई है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। द्विवेदी जी बताते हैं कि ज्येष्ठ मास में सूर्य की गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि संपूर्ण धरती धुआं रहित अग्निकुंड हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की तीव्र गर्मी से धरती आग की तरह जलती है, जिससे अधिकतर पेड़ पौधे झुलस जाते हैं। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी शिरीष के पेड़ ऊपर से नीचे तक फूलों से खिलते रहे हैं। उन पर ज्येष्ठ की गर्मी के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेज गर्मी से कम ही पेड़ फूलते फूलते हिम्मत होती है। वैसे तो आसपास में कर्णिकार एवं अमलतास के पेड़ हैं, किंतु शिरीष के साथ अमलतास के फूलों की तुलना नहीं की जा सकती। अमलतास का पौधा फूलों सहित केवल 10-15 दिनों के लिए ही फूलता है। जिस तरह पलाश का फूल सिर्फ वसंत ऋतु में फलता फूलता है। संत कबीरदास को इस तरह 15 दिनों के लिए खिलना महकना पसंद नहीं था। उनका मानना है कि 10 दिन खिलने के बाद फिर से ठूठ हो जाना अच्छी बात नहीं है। वे अपनी भाषा से कहते हैं कि 10 दिनों तक फूल कर खिलकर पलाश फिर से खखंड अर्थात शुष्क हो जाता है। ऐसे पलाश की शोभा का क्या वर्णन करना जो जीवंत शक्ति से भरपूर नहीं है। ऐसे में द्विवेदी जी कहते हैं कि यह उसी प्रकार से पूछने वाले जानवरों से भी लंडूरा अर्थात पूछ विहीन ही रहना है। यह लेखक का संकेत उन बड़े बड़े दिखावटी एवं भ्रष्ट नेताओं की तरफ से है, जिनका महत्व कम समय के लिए होता है। विशेष लेखक ने पलाश और अमलतास से के कम समय खिलने की तुलना मुखारपष्ट नेताओं से की है। खड़ी बोली हिंदी के साथ संस्कृत भाषा का मेल प्रस्तुत है। दुमकर, लंडूरे, खंकड़ आदि देशज शब्दों का प्रयोग भरमार है। अपने विद्यालय के आवश्यक सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए, अर्थात ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों तथा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के उपचारार्थ चिकित्सालयों की टीम भेजने हेतु एक पत्र लिखना है। तो चलो बच्चों पहले लिख लेते हैं। पहला वाला निविदा सूचना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, क्रमांक नंबर हो जाएगा इधर डेट, निविदा संख्या डाल देंगे और 2 हस्ताक्षरकर्ता तथा निम्न विवरणानुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं प्रतिष्ठानों से निवेदन आमंत्रित की जाती है कि निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी। उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा पत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त किए जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है। विवरण: परीक्षा सामग्री की आपूर्ति, अनुमानित राशि 1,30,000 रुपये, धरोहर राशि 2500 रुपये, निविदा खोलने की तिथि 15/11, निविदा शुल्क 50 रुपये। आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा पत्र के साथ उपलब्ध रहेगा। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। अथवा वाला भी देख लेते हैं। प्रेक्षक सचिव ग्राम पंचायत क सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला क राजस्थान। विषय: मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सालयों की नियुक्ति के क्रम में प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का मौसम आते ही गांव में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इस वर्ष यह कुछ अधिक ही दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी है, परंतु उसमें आवश्यक दवाइयों की नितांत कमी है। चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है, इसलिए मौसमी बीमारियों के प्रकोप को दूर करने एवं रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सकों की एक टीम भेजने की कृपा करें गांव में। अतः संबंध में चिकित्सकों की टीम के उचित व्यवस्था कर गांव की जनता के हितार्थ आदेश प्रसारित करें। बहुधीय हस्ताक्षर और यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत का नाम। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें 300 शब्दों के अंदर एक निबंध लिखना है। मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान के पर्यटन स्थल, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। तो हम पहला पढ़ेंगे मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग। प्रस्तावना: किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास का मुख्य आधार उसकी आर्थिक एवं उत्पादन क्षमता होती है। जिस प्रकार भारत देश प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार वर्तमान में भी आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी भारत विश्व के प्रगतिशील देशों में अग्रणी बनता जा रहा है। इसके लिए स्वदेशी की भावना है निरंतर प्रत्येक भारतीय के हृदय में विकसित होना आवश्यक है। मेक इन इंडिया प्रारंभ एवं उद्देश्य:
भारत को सुख सुविधाओं संपन्न और समृद्ध बनाने, अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ाने, औद्योगिकीकरण एवं उद्यमिता को बढ़ाने देने और रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ नीति की शुरुआत की गई थी। उसके माध्यम से सरकार भारत में अधिक पूंजी और तकनीकी निवेश पाना चाहती थी। इसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि विदेश में रहने वाले संपन्न भारतीय तथा उद्योगपति भारत में आकर अपनी पूंजी से उद्योग लगाएं। वे अपनी उत्पादन को भारतीय बाजार तथा विदेशी बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे। भारत को भी इससे लाभ होगा। स्वदेशी उद्योग, मेक इन इंडिया का स्वरूप स्वदेशी उद्योग है। अपने देश के सुख सुविधा संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही उक्त नीति को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी के बाद इसके स्वरूप को और अधिक विस्तृत करने इसे आत्मनिर्भर भारत नाम दिया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य अपने देश को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाते हुए विदेशी पूंजी को भी भारत में लाना, रोजगार के अवसर विकसित करना। योजना के लाभ, मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग की योजना के द्वारा सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके। इस योजना से निर्यात विनिर्माण में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही भारत में रोजगार सृजन भी होगा। ऑप्शन आर, मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद से और विशेषतः कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भारत देश निवेश के लिए न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपितु विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गया है। आज भारत स्वदेशी उद्योग तथा मेक इन इंडिया नीति के कारण रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आदि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता हुआ विश्व का एक संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो बच्चों, ये हमारा आज कक्षा 12 हिंदी का अनिवार्य का मॉडल पेपर 2 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।